नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। देश में कृषि की सफलता के लिए सरकार और प्रशासन की मदद एक बहुत ही अहम तत्व है। खास बात यह है कि शिक्षा बढ़ने के साथ ही किसानों में सरकारी योजनाओं और मदद को लेकर जागरूकता बढ़ी है। किसान उत्पादक संगठनों ने इस माहौल को और ज्यादा अनुकूल बनाया है, लेकिन इन सब के बावजूद कहीं न कहीं इन स्कीम्स और सरकारी नीतियों तक किसानों की पहुंच को सरल बनाने में एक गैप रह जाता है। मंडी.com में अक्सर हम कोशिश करते हैं कि इस गैप को कम किया जा सके, और इसी कोशिश के तहत आज हम अपने साथ कार्यक्रम में एक खास मेहमान को जोड़ रहे हैं, जिनसे आपको हम कई तरह की सरकारी जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनके और किसानों के बीच के इस गैप को उनके साथ कम करने की कोशिश करेंगे। आइए उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं ऋत्विक बहुगुणा। ऋत्विक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातकोत्तर हैं और पिछले 12 वर्षों में एशिया और अफ्रीका के कई सरकारों के साथ एग्री बिजनेस सेक्टर में सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। ऋत्विक बहुगुणा की अपनी एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, रूट्स फाउंडेशन, जो 75,000 से ज्यादा किसानों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मार्केट लिंकेज पर काम भी कर रही है। ऋत्विक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम मंडी.com। धन्यवाद। बातचीत की शुरुआत ऋत्विक हम करते हैं, जो हम अभी अभी बात कर रहे थे सरकारी स्कीम्स के बारे में, लेकिन इस बातचीत को मैं शुरू करना चाहूंगा खास तौर से जो एक पिछले कुछ महीनों में खास तरह की परिस्थिति अपने देश में और अपने देश में क्या पूरी दुनिया में पैदा हुई है, कोरोना महामारी को लेकर। और हमने देखा है कि अपनी केंद्र सरकार ने भी इस महामारी के आने के बाद कई सारी स्कीम्स, कई सारी नीतियों की घोषणा, कई सारे कार्यक्रमों की घोषणा खास तौर से की है, जिसका उद्देश्य सीधे तौर पे जो छोटे और मझोले किसान हैं, उनको मदद पहुंचाने का है। मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं ये विस्तार से कि कौन सी जो घोषणाएं और स्कीम्स ऐसी पोस्ट कोरोना टाइम में आई हैं, जो जिनसे आपको लगता है कि छोटे और जो सीमांत किसान है, मझोले किसान है, वो उसका फायदा उठा सकते हैं और जो जिन्हें उसको समझना चाहिए। मुझे इस कार्यक्रम पर बुलाने के लिए धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं ये आशा करता हूं कि इस चैनल को, शो को देखने वाले तथा भारत के अन्य सभी लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए हर प्रकार की जो सावधानी है वो बरत रहे होंगे। पिछले 6 महीने सभी के लिए बहुत कठिन रहे हैं, बट अब अनलॉक शुरू हो गया है, धीरे धीरे इकोनॉमी खुल रही है और बिजनेसेस जो हैं वो वापस अपने फुल ऑपरेशंस पे आ रहे हैं। जी। जहाँ तक हम कोरोना वायरस की बात करें, हम ये देखते हैं कि कुछ सेक्टर्स जो हैं, चाहे एविएशन हो, हॉस्पिटैलिटी हो, उन सेक्टर्स में इसका जो प्रतिकूल इम्पैक्ट रहा है वो बहुत रहा है। कृषि और फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण भी इससे अनछुए नहीं रहे हैं। इन दोनों सेक्टर्स में भी पिछले 6 में से एटलीस्ट जो पहले 3 महीने हैं, जिसमें वर्चुअली पूरा देश लॉकडाउन में था, उसमें यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को हमें मिला। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट है, अगर हम ब्रॉडली 2 सेगमेंट्स देखें, एक रिटेल सेगमेंट और एक इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट, तो इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट की जो डिमांड थी वो वर्चुअली 0 थी। और कई बिजनेसेस में, कई उद्योगों में इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट सबसे बड़ा चंक बनाता है बिजनेस का। तो इसलिए नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ये जायज़ है। और अब जैसे जैसे कंट्री खुल रही है, कई उद्योगों की, इंडिविजुअल्स की, सबकी जो निगाहें हैं वो पिछले 3-4 महीने में सरकार पर रही हैं कि सरकार किस तरह की स्कीम्स अनाउंस कर सकती है, किस तरह से इस अनलॉक को या इस इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए सरकार क्या रोल प्ले करेगी। 15 मई को सरकार ने कई स्कीम्स अनाउंस करी जो इस सेक्टर के लिए ही थी, सिर्फ कृषि के लिए और खाद्य प्रसंस्करण जो सेक्टर्स हैं, इन्हीं स्कीम्स के, इन्हीं दोनों सेक्टर्स के लिए कई स्कीम्स अनाउंस हुई। जहां तक स्कीम्स का सवाल उठता है, एक एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का अनुदान है। एक 10,000 करोड़ रुपए ईयरमार्क करे गए हैं स्पेशली माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, सूक्ष्म एंटरप्राइजेस के लिए, कि उनको कैसे हम रजिस्टर्ड कैटेगरी में लाएं। मैं उस स्कीम पे इस प्रोग्राम में बाद में आऊंगा,
बट मेजॉरिटी, एक मेजर चंक जो माइक्रो एंटरप्राइजेस का है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जी। तो इस स्कीम के तहत सरकार चाहती है कि हम इनको एक रजिस्टर्ड फ्रेमवर्क में लाएं। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, जिसपे 8-10 दिन पहले सेक्रेटरी महोदय के साथ एक हमारा बहुत ही अच्छा वेबिनार हुआ और 15,000 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। और जो सेक्रेटरी साहब थे वो कॉन्फिडेंट थे कि इस 15,000 को हम ईयरमार्क जो 2.5-3 साल है उसमें नहीं, हम 1 साल में ही पूरा डिसबर्स करना चाहते हैं। तो इस तरह की डिमांड आ रही है इस फंड से। उसके बाद एक डायरेक्टली इम्पैक्टिंग फंड नहीं है, पर जो बैक एंड पे डेयरी सेक्टर को इम्पैक्ट करेगा वो है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसके लिए भी अबाउट 13,000 करोड़ रुपए एलोकेट करे गए हैं। अबाउट 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए। और एक पुरानी स्कीम है ऑपरेशन ग्रीन्स की, जो सिर्फ 3 फोकस क्रॉप्स उनकी रहती थी, टमाटर, प्याज और आलू। उसके एम्बिट को भी बढ़ा दिया है और जितने फल सब्जियां हैं अब इस ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत अंदर आ गए हैं, इसका बजटरी एलोकेशन भी बढ़ा दिया है। जी। और एक 4,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो हर्बल कल्टीवेशन और 500 करोड़ रुपए का जो फंड है वो बी कीपिंग के लिए है। तो अगर हम देखें इन रेगुलेटरी चेंजेस को और इन सारी अनाउंसमेंट्स को, तो 3 या 4 मूलभूत मैसेज निकल के आते हैं जो सरकार देना चाहती है। पहला मैसेज ये है कि किसानों को फ्रीडम होनी चाहिए अपना उपज वहां बेचने के लिए जहां उसको प्राइस सबसे ठीक मिल रही है। इसी मैकेनिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करा जाए। दूसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसी भी मॉडल में हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी कई मॉडल्स हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को श्योरिटी हो जाती है प्राइस की इवन बिफोर सोइंग। तो किस तरह से किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल में प्रमोट करते हुए सिक्योर तरीके से प्रमोट किया जाए। तीसरा इसमें यह है कि किसानों को डायरेक्टली फूड प्रोसेसर से या आगे जो बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स आ रही हैं, चाहे वो इंडिया होम ग्रोन चेन्स हैं या इंडिया के बाहर से आई हैं, वो कैसे किसानों से डायरेक्टली खरीद सकती है। चौथा जो वेस्टेज सबसे बड़ा होता है वो होता है आपके एग्रो लॉजिस्टिक्स में। तो उस वेस्टेज को फार्म गेट पे, खेतों के पास छोटे छोटे वेयर हाउस बना के, कोल्ड स्टोरेज बना के, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट या और कई तरह के मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज अवेलेबल करा के इस वेस्टेज को कैसे कम किया जाए। तो ये 3-4 जो है ये एक मैसेज निकल के आते हैं, जो स्कीम्स का आउटले है वो अपनी तरफ है। कैसे इस मैसेज को वास्तव में सरकार आगे क्रियान्वित कर सकती है या कैसे करना चाहती है, इस पर हम थोड़ा और जानकारी लेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे जो छोटे और सीमांत किसानों की, मझोले किसानों की हम बात कर रहे हैं, वो कैसे इस सिस्टम में एक लाभार्थी के तौर पे जुड़ सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी में। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम आज बात कर रहे हैं जो सरकार की उन नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जो कोरोना के आने के बाद और लॉकडाउन के बाद सरकार ने घोषणा की हैं, और लगातार उनमें हमने देखा है कई छोटी छोटी घोषणाओं के साथ उनमें कई नई चीजें जोड़ी गई हैं। उन घोषणाओं से, उन स्कीम्स में
कैसे छोटे और मझोले किसानों की हिस्सेदारी बन सकती है, कैसे वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एग्री बिजनेस सेक्टर के जानकार ऋत्विक बहुगुणा हैं। ऋत्विक, सीधे हम उस विषय पर आते हैं जो ब्रेक के पहले आपने बहुत विस्तार से सारी योजनाओं की जानकारी हमें दी है। दो तरह की योजनाएं आपने बताई की है। एक तो जो मार्केटिंग के लिए जो एग्री प्रोड्यूस मार्केटिंग में किसानों को मदद करती है, उनकी राह आसान बनाती है, और दूसरा है जो फंडिंग और फाइनेंसिंग के लिए। तो पहले हम एग्री मार्केटिंग की बात करें, इस पे थोड़ा हमें विस्तार से बताइए, और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसको एकेडमिक में रखते हुए अगर हम सीधे तौर पे ये समझें कि कैसे जो छोटा किसान है, मझोला किसान है, सीमांत किसान है, वो इस पूरी स्कीम या जो सरकारी नीतियां जो घोषित हुई हैं उसमें कैसे शामिल हो सकता है, कैसे उनका हिस्सा बन सकता है, कैसे उसका लाभार्थी हो सकता है? मैं इसमें आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि अगर हम इस पूरे इकोसिस्टम को देखते हैं तो 3 मंत्रालय आते हैं। पहला आता है कृषि मंत्रालय, दूसरा आता है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, और तीसरा इसमें आता है पशुपालन डेयरी। इन तीनों मंत्रालयों की जितनी स्कीम्स हैं, पुरानी चलती हुई स्कीम्स, नई अनाउंसमेंट्स, इसमें हम देखते हैं कि एक तरह का अभिसरण, कन्वर्जेंस हुआ है पिछले 1 से 2 साल में। और इन सभी में चाहे वो डेयरी से रिलेटेड स्कीम्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो, फार्मर्स को इंडिविजुअल कैपेसिटी में, फार्मर्स की ग्रुप कैपेसिटी में, चाहे हम उसको एफपीओ बोलें, चाहे हम वो एसएचजीज बोलें, या किसी भी और कैपेसिटी में ग्रुपिंग है, इन सब में एलिजिबिलिटी ऐसी कर दी गई है कि फार्मर्स या फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई कर सकें। इसमें जो एंट्री बैरियर्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पहले कई ऐसी स्कीम थी जिसमें नेटवर्थ एक एंट्री बैरियर होता था, बैंक से एक लोन लेना एंट्री बैरियर होता था। इनमें से कई स्कीम्स जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे उसमें हम ये देखते हैं कि किसानों की नेटवर्थ एक बहुत ही चैलेंजिंग आस्क है उनके लिए, तो नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट्स नहीं रखी हैं। ग्रांट अमाउंट्स भी कम है क्योंकि भारत सरकार ये चाहती है कि छोटे प्रोजेक्ट से शुरू किया जाए, किसानों को इतना प्रोत्साहन दिया जाए कि वो एक पहले छोटा प्रोजेक्ट लगाएं, धीरे धीरे वो सेक्टर में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दें, और उसके बाद वो इससे अगले लेवल की जो स्कीम्स हैं उसमें अप्लाई करें। तो इन सभी स्कीम्स में एंट्री बैरियर्स नहीं है। अब एफपीओज, इंडिविजुअल फार्मर्स, माइक्रो यूनिट्स, ये सभी इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकती हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज के लिए किसान को इन स्कीम्स के तहत असिस्टेंस उपलब्ध है। उनके हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएंगी, बैंक्स में सबमिट करी जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट में नोडल एजेंसीज के पास जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में जो डायरेक्टरेट्स बनी है उनके पास जाएंगी। तो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। और जो तीसरी चीज है कि जिसमें किसान को सबसे ज्यादा चैलेंज लगता है कि ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया और हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल भी हो गया, बट अल्टीमेटली हमारे पास एक खाते में पैसा आएगा कैसे? वो पूरा प्रोसेस भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है किसानों के, क्योंकि किसानों के बैंक अकाउंट्स डायरेक्टली लिंक किए जाएंगे एक बार उनका प्रोजेक्ट अप्रूव होता है। और इनमें से ज्यादातर स्कीम्स में जो पैसा है वो या तो उस एफपीओ के पास या इंडिविजुअल मेंबर्स के पास डायरेक्टली उनके खाते में पहुंचता है। और हर चीज टाइम बाउंड है, पूरे टाइमलाइंस जो है वो हर स्कीम गाइडलाइन में लिखी हुई है। वेयर हाउसिंग को लेके खास तौर से जो जब हम एग्री मार्केटिंग की बात करते हैं, वेयर हाउसिंग को लेके, कोल्ड चेन को लेके भी बहुत महत्वपूर्ण स्कीम सरकार ने दी हैं। ये स्कीम्स क्या आपका मानना है, कैसे आप इनको देखते हैं? क्या केवल बड़े कॉरपोरेट्स के निवेश के लिए रास्ता बनाएंगी, या सीधे तौर पे इसमें जो एफपीओज हैं, एसएचजीज हैं और जो छोटे किसान हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं किसी तरह से? भुवन जी, इसमें 2 अलग-अलग तरह की स्कीम्स हैं। एक स्कीम जो पिछले 10 साल या 10 साल से भी ऊपर से चलती आ रही है, जो है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की। ये जो स्कीम है ये आप कहेंगे मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। इसमें थोड़े एंट्री बैरियर्स हैं। इसमें आपको ऑलरेडी एक स्केल का बिजनेसमैन होना है, तब जाके आपको वो 10 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलेगी। बट अगर हम जैसे अभी देखते हैं प्रधानमंत्री की जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस की स्कीम है, यहाँ इस तरह के कोई एंट्री बैरियर्स नहीं है। यहाँ पे आप अगर इंडिविजुअल हैं, यहाँ पे आप अगर किसान हैं, आप अपनी एप्लीकेशन डालिए। क्वांटम जो ग्रांट का मिलता है वो कम है। स्वाभाविक रूप से ये प्रोजेक्ट्स छोटे स्केल के रहेंगे, बट
इसमें एप्लीकेशन में कोई बैरियर नहीं है। तो मिनिस्ट्री बहुत क्लियर है, सारी मिनिस्ट्रीज क्लियर है कि एक स्कीम, एक सेट ऑफ स्कीम्स जो चल रही हैं वो थोड़े बड़े उद्योगों को टारगेट कर रही है, और दूसरी सेट ऑफ स्कीम्स जिसमें मेजर अनाउंसमेंट्स कोरोना वायरस के काल में हुए हैं, वो ज्यादातर स्कीम्स जो हैं इंडिविजुअल्स, फार्मर्स और छोटे जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं इन पे फोकस कर रही हैं। ये पैरेलल में चल रही है दोनों स्कीम्स। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। फिलहाल हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मंडी.com में हम कुछ और विषय जो छूट गए हैं अभी हमारे, कुछ बहुत सारे स्कीम्स की बात ऋत्विक ने जो कार्यक्रम की शुरुआत में कही थी, उनमें से कुछ और स्कीम्स के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसे और किसान जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी.com। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज सरकारी नीतियों और उन कार्यक्रमों के बारे में जो खास तौर से कोरोना लॉकडाउन के बाद सरकार ने घोषित किए हैं और जिनका उद्देश्य, जिनका लक्ष्य छोटे किसानों को कहीं ना कहीं लाभ देना है। और जैसा हमारे आज के मेहमान ऋत्विक बहुगुणा बता रहे थे कि जो सबसे खास बात इन योजनाओं की है वो ये है कि इसमें एंट्री बैरियर नहीं रखा गया है, जो कि पहले की तमाम स्कीम्स में होता था, जिसके कारण कि जो छोटे किसान थे जिनका कि पहले से कोई बहुत ज्यादा आर्थिक तौर पे वो सशक्त नहीं थे या उनके पास दिखाने के लिए कोई नेटवर्क नहीं था, वो उन स्कीम्स में शामिल नहीं हो पाते थे। वो एक जो एंट्री बैरियर है वो नए स्कीम्स में छोड़ दिया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है जो कोरोना के बाद 15 मई और उसके बाद जो हम लोगों ने छोटी छोटी घोषणाएं सरकार की सुनी है। ऋत्विक, और कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो इसी आधार पर, जो अभी अभी मैंने कहा, जो आपने पहले लगातार बात कही है, कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें सीधे तौर पे जो किसान है वो अगर उसके पास कोई एफपीसी ना हो, कोई दूसरा उसका संगठन ना हो, तो भी सीधे तौर पे उसमें भागीदारी कर सकता है और उसका लाभ ले सकता है, और कैसे, ये भी बताइए। जी भुवन जी, तो मैं यहाँ पे ब्रीफली 3-4 स्कीम्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसमें से पहली स्कीम जो रिसेंटली अनाउंस हुई है वो है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये भारत सरकार का डेटा ये कहता है कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 25 लाख अनरजिस्टर्ड यूनिट्स हैं, और ये 25 लाख अनरजिस्टर्ड यूनिट्स जो हैं ये 74% एम्प्लॉयमेंट इनसे आता है, 12% आउटपुट इनसे आता है और वैल्यू एडिशन 26% इनसे होता है। तो इन अनरजिस्टर्ड इनफॉर्मल सेक्टर की यूनिट्स को रजिस्टर्ड फॉर्मल सेक्टर में लाना बहुत जरूरी है। तो ये स्कीम, इस पूरी हैंड होल्डिंग प्रोसेस जो है इस पे फोकस्ड है। भारत सरकार की इच्छा है कि कम से कम 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस को इस स्कीम के तहत अगले कुछ सालों में जो इंसेंटिव है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है, वो मिले, और 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। इसमें एक डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक
ODOP भी है कि एक डिस्ट्रिक्ट से, हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जाए जिसमें एंड टू एंड वैल्यू चेन डेवलप करी जाए। जहां तक ग्रांट आउटले का सवाल है, इसमें इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस भी कर सकती हैं। 35% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है अप टू 10 लाख रुपए, क्योंकि हमने पहले भी मेंशन किया कि एक छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करना है, तो यहाँ जो ग्रांट का अमाउंट है वो 10 लाख रुपए का है, अप टू 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। FPOs और SHGs भी इस स्कीम में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं FPO के लिए, अगर हम देखें तो कहते हैं कि कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए और 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो FPO की तरफ से आना चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक एलिजिबिलिटी क्रेडिट कंडीशंस हैं जो किसी ज्यादातर FPOs के लिए एक चैलेंज नहीं है। सिमिलर कंडीशंस जो है वो SHGs के लिए भी हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो पहली स्कीम तो ये है। दूसरी स्कीम हमारी है ऑपरेशन ग्रीन्स की, जो पिछले 1-2 साल से चल रही है। इसमें कोरोना काल में भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुए हैं स्कीम को और स्ट्रेंथन करने के लिए। पहला है प्राइस स्टेबलाइजेशन, कि जब भी लगता है कि इस साल के जो हार्वेस्ट की प्राइस है वो पिछले 3 साल की कीमतों से कम है किसान के लिए, या पिछले साल की कीमत से 50% कम है, मतलब भारी कमी आई है, वहां किसान को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी मिलती है, 50% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी है और 50% स्टोरेज की सब्सिडी भी। तो और ये कम से कम अगले 6 से 8 महीने तक ये स्कीम वैलिड है। तो जब भी ऐसा ग्लट आता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन जोन में, वहां नोडल एजेंसी इसमें नेफेड रहेगी। एप्लीकेशन का प्रोसेस भी बहुत स्ट्रीमलाइंड है इसमें। एक स्कीम और जो है हमने बताया था कि 15,000 करोड़ रुपए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए हैं। यहाँ भी FPOs एप्लीकेंट्स हो सकते हैं, यहाँ भी एंट्री बैरियर्स नहीं है, यहाँ ग्रांट नहीं है, बट 90% प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो है आपको लोन के तौर पे उपलब्ध कराया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। मॉरिटोरियम पीरियड जो रखा है और जो रीपेमेंट पीरियड रखा है कंबाइंड 8 साल का रखा गया है, क्योंकि कई छोटी एंटरप्राइजेस होंगी जिनको लंबा टाइम लगेगा लोन वापस करने में। इसमें एक कंपोनेंट जो है वो इंटरेस्ट सबवेंशन का भी है, 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, और एक क्रेडिट गारंटी का फंड बनाया है जो नाबार्ड के द्वारा मैनेज किया जाएगा। एक लास्ट स्कीम जो है वो एक चौथे मंत्रालय की है, जो है MSME मिनिस्ट्री हम कहते हैं। उसमें MSECDP स्कीम है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फोकस्ड ओनली ऑन माइक्रो एंटरप्राइजेस। कि अगर अनेक 15 से 20 से 25 मतलब मिनिमम नंबर 20 रखा गया है, 20 छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स अगर एक समूह बना लेते हैं तो उनको जो भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए खर्चा चाहिए, जो उनको बिल्डिंग बनानी है क्वालिटी के लिए, टेस्टिंग के लिए, डिजाइन के लिए, बेसिक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जितना होता है, रोड, बिजली, पानी, इन सब के लिए 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट तक की जो ग्रांट है वो भारत सरकार जो है इस स्कीम के अंदर उनको उपलब्ध कराती है। तो इन तीनों चारों मिनिस्ट्रीज की जितनी स्कीम्स हैं इसमें हम देखते हैं कि कन्वर्जेंस है और एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन अप्रोच जो है वो क्लियरली निकल के आ रहा है। जी जी, इसमें स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स दोनों ही भागीदारी हैं इन सभी स्कीम्स में। जी ऋत्विक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं, और ये ऐसी छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आम तौर पे हेडलाइंस नहीं बनती हैं, इसलिए इनकी जानकारी बहुत नहीं पहुंच पाती है किसानों तक। इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये हमारे जो दर्शक किसान हैं, खासतौर से जो छोटे किसान हैं, मझोले और सीमांत किसान हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋत्विक हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के। धन्यवाद भुवन जी। तो ये थे ऋत्विक बहुगुणा जो बता रहे थे हमें जो तमाम ऐसी नीतियां और कार्यक्रम सरकार के आए हैं, जो घोषणाएं आई हैं, खास तौर से 15 मई और उसके बाद में कि छोटे किसान और सीमांत किसानों के लिए, इन SHGs के लिए, FTCs के लिए बहुत सारे अवसर हैं सीधे तौर पे उनसे जुड़ने और लाभ लेने के लिए, उनके बारे में। फिलहाल अब मंडी.com से मुझे आज के इस चर्चा से दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।